हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ओके, इससे पहले जो है हम ठोस में ऊष्मीय प्रसार, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार ये पढ़ चुके थे, है ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो गैसों में ऊष्मीय प्रसार की अगर हम बात करते हैं तो गैसों में ऊष्मीय प्रसार जो है जो ठोस जो होते हैं या फिर द्रव जो होते हैं उससे जो है इसमें क्या होता है, प्रसार जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो प्रसार होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नियत दाब पर जो है ना, नियत दाब पर गैसों में ऊष्मीय प्रसार, और दूसरा जो होता है नियत आयतन पर ऊष्मीय प्रसार। ओके, नियत आयतन पर ऊष्मीय प्रसार। तो यहाँ पर समझते हैं नियत दाब पर ऊष्मीय प्रसार का क्या मतलब है। मतलब किसी भी जो है जो गैस है ना, तो गैस का हम क्या कर देते हैं, जो दाब जो रहता है उनको नियत कर देते हैं। नियत करने का मतलब क्या है, दाब को हम स्थिर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दाब को स्थिर कर देते हैं। ओके, समझ में आया। तब हम क्या बोलते हैं, नियत दाब। ठीक है, तो हम गैसों में क्या करते हैं, गैसों में जो है जो उनका जो दाब जो रहता है ना, उनको हम क्या कर देते हैं, नियत कर मतलब स्थिर कर देते हैं। और फिर नियत दाब पर जो है गैस का जो है ताप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जैसे ही क्या किया जाता है, नियत दाब पर जो गैस है उनका जो है नियत दाब पर जो है गैस का जो है ताप बढ़ाया जाता है, तो गैसों में क्या होने लगता है, गैस का जो आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। ओके, समझ में आ रहा है ना, गैस का आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से जो है क्या होता है, गैसों में जो है प्रसार होता है ना। इस प्रकार से जो गैसों के जो आयतन में जो प्रसार होता है उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, है ना, गैसों में आयतन प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं, गैसों में आयतन प्रसार गुणांक। ओके, इसके उदाहरण अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है ना, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा। तो गुब्बारा में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि ये गुब्बारा है, ठीक है ना। तो गुब्बारा में क्या होता है, जैसे कि इसमें जो है गैस भरा होता है, ठीक है। और इसमें गैस भरा होता है, इस कारण से इनका क्या है, दाब तो जो है दाब जो है नियत है ना, स्थिर है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या फिर कहीं पर जो है आग जल रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो इसको हम हीट देते हैं, जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो इसके अंदर जो इसका जो है गैस के जो है गुब्बारे के अंदर जो क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ठीक है ना। तो गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा हुआ है उनका आयत तो सॉरी दाब जो है क्या है, नियत है, स्थिर है। किंतु जैसे ही क्या होता है, गैस को जो है ऊष्मा मिलती है तो उसमें जो है उनके आयतन में प्रसार होने लगता है। मतलब इसका जो है गुब्बारा इसी कारण से और फूलने लगता है और क्या हो जाता है, वो फट जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, इसका उदाहरण है किसका, नियत दाब पर गैसों में ऊष्मीय प्रसार का। ओके, गुब्बारा जो है, ठीक है। तो हम देखते हैं गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो गैस का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको जो है ये जो सूत्र पहले और हम लोग पढ़े हैं ना, कि हमको क्या करना है, गैस का आयतन प्रसार गुणांक इक्वल टू क्या होता है, आयतन में वृद्धि, कितना आयतन में वृद्धि हुआ उसको जो है ऊपर में लिखना है और नीचे में जो है प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है ना। अब इसको हम जो है गेमा पी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है उसको, और पी नीचे में लिखा है छोटा सा। इसका मतलब क्या है कि जो है नियत दाब पर है ना वो स्थिर है। तो आयतन में वृद्धि को जो है हम डेल वी से ऐसा दर्शाते हैं। मतलब ये जो है वॉल्यूम है ना, आयतन में परिवर्तन को दिखा रहा है, मतलब आयतन में वृद्धि को। और प्रारंभिक आयतन कितना था, वी था। और उसके बाद जो है ताप में वृद्धि, तो ताप में वृद्धि को हम डेल टी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, गैस का आयतन प्रसार गुणांक आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ये गैसों में ऊष्मीय प्रसार में जो है, गैसों में जो ऊष्मीय प्रसार होता है उसका जो है दो प्रकार से होता है ना। तो एक नियत दाब पर होता है जिसमें दाब को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। लेकिन एक दूसरा जो है वो नियत आयतन पर। अब नियत आयतन पर कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो नियत आयतन कहने का मतलब है कि यहाँ पर आयतन को क्या किया जाएगा, स्थिर रखा जाएगा आयतन को, है ना। आयतन को स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद जो है क्या किया जाएगा, ताप को बढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही हम जो गैस है ना उनका आयतन को, गैसों के आयतन को हम क्या कर दे, स्थिर कर दे, और उसके बाद जब हम ताप को बढ़ाएं तो क्या होने लगता है, गैस का जो दाब जो है वो बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, गैस का दाब जो है बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार का जो गुणांक जो होता है उसको हम बोलते हैं दाब प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं, दाब प्रसार गुणांक, है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आयतन को जो है, गैसों का जो आयतन है उसको हम है ना स्थिर कर देते हैं, उसके बाद ताप जैसे ही गैस का बढ़ाते हैं तो उनका जो दाब जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इस प्रकार के प्रसार गुणांक को हम बोलते हैं दाब प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं, दाब प्रसार गुणांक। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे कुकर है, क्या है, कुकर। तो जैसे कुकर है तो आप देखे होंगे कुकर में जो है,
कुकर का जो है यहाँ पर क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, मतलब कुकर जो है बड़ा छोटा हो सकता है क्या, जैसे गुब्बारा हो रहा था बड़ा छोटा, जैसे ही हम उसमें हम प्रसार करा रहे थे, गर्म कर रहे थे, तो जो गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा हुआ था उनमें क्या हो रहा था, प्रसार हो रहा था, क्योंकि दाब स्थिर था। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं उसमें उष्मा देते हैं तो गुब्बारे के अंदर जो है जो गैस भरा हुआ है ना, जो गैस भरी हुई थी उसमें क्या होने लगता है, आयतन प्रसार जो है गुणांक होने, मतलब आयतन में जो है क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है, फैलने लगता है, तभी तो गुब्बारा छोटा से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किंतु कुकर ऐसा होता है क्या, नहीं होता, बल्कि इसमें से क्या होने लगती है, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो कुकर का आयतन जो है क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि वो जो है पात्र है, बर्तन है ना, वो फैल सकता है क्या, नहीं फैल सकता। तो आयतन क्या होता है, स्थिर रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करने लगते हैं, जैसे जैसे हम ताप देते हैं कुकर को, तो वो क्या होने लगती है, वो जो है जो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो जो है गर्म होने लगती है और दाब जो है बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और इसी कारण से तो सीटी बजने लगती है, क्योंकि उसमें से क्या होने लगता है, भाप जो है निकलने लगता है। समझ में आया। तो ये कुकर क्या है, ये जो है नियत आयतन पर है ना, नियत आयतन पर जो है गैसों का जो दाब प्रसार गुणांक है उसका उदाहरण है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, दाब जो है बढ़ता है। ओके, समझ पा रहे हो। तो दाब प्रसार गुणांक जो है, गैस का दाब प्रसार गुणांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दाब में कितनी वृद्धि हुई उसको ऊपर में हम सूत्र के मुताबिक है ना, सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे कि दाब में कितनी वृद्धि हुई उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में जो है लिखेंगे, और नीचे में जो है प्रारंभिक दाब और ताप में वृद्धि, ठीक है ना। तो ये ऐसा होगा गेमा वी, क्योंकि आयतन यहाँ पर क्या है, स्थिर है, इसलिए जो है गेमा वी को हम वी को छोटा सा लिखते हैं नीचे में, और कितना जो है दाब में कितनी वृद्धि हुई, डेल पी अपान जो है क्या हो जाएगा, प्रारंभिक दाब कितना था, पी था, पी मतलब प्रेशर, ओके, और डेल टी, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गैस का दाब प्रसार गुणांक आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यहीं पर बता रहा हूँ आपको, ये जो नियत आयतन पर जो है दाब प्रसार गुणांक है ना, तो यहाँ पर जैसे समझिए कुकर के बारे में एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कुकर में क्या होता है, कुकर में होता ये है कि जो कुकर को आप क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं ना, कुछ भी बनाते हैं कुकर में, दाल बनाते हैं, तो कुकर क्या करता है, क्योंकि उसमें आयतन क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उसमें दाब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जिस ताप पर जो है किसको, वो जो पानी है जिस ताप पर खौलना चाहिए है ना, मतलब उबलना चाहिए पानी, तो उस ताप पर जो है पानी नहीं उबल करके क्या होता है, क्योंकि दाब जो है बढ़ चुका रहता है, तो दाब बढ़ने के कारण से क्या होता है, दाब बढ़ने के कारण से वो जो है कम ताप पर नहीं उबल करके क्या होता है, वो जो है ज़्यादा ताप पर क्या होता है, उबलता है। और इसी कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो दाल जो रहता है वो जो है कुकर में जल्दी पक पाता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे कि हम जो है नीचे में मतलब अब वही क्या करेंगे, जो कुकर जो है ना, मतलब कुछ जैसे दाल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ज़मीन पर हम अगर जो है ना, मतलब ज़मीन की सतह पर क्या करते हैं, भूमि की मतलब जो पृथ्वी है उसकी सतह पर अगर हम बनाते हैं तो दाब क्योंकि ज़्यादा रहता है। अब उसी चीज़ को आप क्या करोगे, पहाड़ के ऊपर जाओगे और पहाड़ में जब दाल पका करके देखोगे तो क्या होने लगता है, जो दाब जो है वो घटने लगता है। तो जो दाल जो है अगर सामान्य बर्तन में पकाओगे ज़मीन के है ना, जस्ट जो है पृथ्वी के ऊपर ज़मीन पर, उसी चीज़ को आप जो है पहाड़ के ऊपर जा कर के पकाओगे तो दाल जो है बहुत लेट से पकेगा। क्यों पकेगा, क्योंकि वहाँ पर दाब जो है कम हो गया रहता है, और दाब कम होने की वजह से क्या होता है, उनको जो है जिस ज़्यादा ताप पर जो है उबलना चाहिए वो कम ताप पर उबलने लगता है, और इस कारण से जो है क्या होने लगता है, वो लेट से पकता है। समझ में आया, ये उदाहरण था। उसके बाद हम आगे यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन के बारे में समझेंगे, तो कैसे जो है ऊष्मा मिलने पर कोई भी पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है ना, हम समझेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि जैसे बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ को हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं बर्फ़ किस में बदल जाता है, बर्फ़ जो है पानी में बदलने लगता है, और पानी में बदलने के बाद जैसे हम उसको और जो है क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उनका जो है वाष्पन होने लगता है, और वो किस में बदल जाता है, वाष्प में। फिर पुनः वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर हम संघनन करते हैं, जो वाष्प जो है उस भाप है उसको ठंडा करते हैं, तो भाप जब ठंडा करते हैं और संघनन होकर के पानी बन जाता है, और पानी बनने के बाद अगर उसको हम और ठंडा करें तो क्या होने लगता है, मतलब ऊष्मा ले रहे हैं ना, तो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है भौतिक अवस्था में परिवर्तन का, है ना, ऊष्मा देने और ऊष्मा लेने के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो गुप्त ऊष्मा को अगर हमको समझना है तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम इसके लिए जो है एक बर्तन ले लें, है ना। अब बर्तन में हम क्या करेंगे, बर्तन लेने के बाद हम उसमें जो है क्या करेंगे, उसमें हम बर्फ़ को रखेंगे, ठीक है। अब बर्फ़ का जो है ताप हम क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है बर्फ़ को लेंगे बर्तन में, और लेने के बाद उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है उसका हम ताप नोट करेंगे, ठीक है। अब उसको धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे हम जो है
जो बर्तन में बर्फ़ जो रखा हुआ है उसको हम ताप देते जाएंगे, उष्मा देते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उनका ताप बढ़ाते जाएंगे, है ना, उनको जो है क्या देंगे, उष्मा देंगे, तो उनका ताप क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और हमको जो है वो जो ताप जो है उनको हमको क्या करते जाना है, नोट करते जाना है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ठोस को क्या, जो बर्फ़ है उसको हम क्या कर देते हैं, उष्मा देते हैं। तो एक निश्चित समय तक क्या होता है, जो ठोस जो है उसको उष्मा देते जाते हैं, ताप तो बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही जो है ठोस से जब वो द्रव में जो है परिवर्तित, एक निश्चित ऐसा ताप आता है जहाँ पर क्या होने लगता है ना, ऐसा मतलब हम उष्मा देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ठोस जो है द्रव में क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, मतलब बर्फ़ से पानी में बदलना शुरू होगा। तो जैसे ही जो है बदलना शुरू होता है तो क्या होता है, वहाँ पर जो है जो ताप जो बढ़ रहा था, है ना, जो ताप जो बढ़ रहा था, तो वहाँ पर जो ताप हम बार बार नोट करते रहते हैं, तो ताप जो बढ़ रहा था वो क्या होने लगता है, वो जो है वहाँ पर नहीं बढ़ता, बल्कि ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पर उसी चीज़ को आप देखिए, यहाँ पर आप ये जो आपको जो है ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप समझिए ग्राफ के माध्यम से। एक साइड हम क्या किए हैं, उष्मा लिए हैं, इस साइड मतलब उष्मा को दर्शा रहा है कि उष्मा जो है इस साइड जैसे जाते जाएंगे एक अक्ष साइड तो उष्मा बढ़ती जाएगी। दूसरे साइड जो है वाय अक्ष की ओर हम जाते हैं तो इस साइड जो है तापमान बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही हम ठोस में जाते हैं तो उष्मा देते जाते हैं, ठोस से किस में परिवर्तित हुआ, इधर यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, ठोस जो है ताप अभी तक जो है ताप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ये तापमान को दर्शाना रहे ना, इस साइड तो ऊपर जा रहे थे। तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब क्या होने लगता है, जो बर्फ़ जो है ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तापमान स्थिर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो जो है पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को फिर से हम क्या कर देते हैं, फिर उष्मा देते जाते हैं, उष्मा देते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें क्या होने लगता है, द्रव से जो है वो उसमें जो है अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और द्रव जो है वाष्प में बदलने लगता है, ठीक है ना। तो इस समय भी क्या होता है, जो तापमान को हम बार बार नोट करते हैं, तो यहाँ पर जो है तापमान बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी क्या होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, अगर उसकी जो है अवस्था में परिवर्तन होती है, उष्मा जैसे जैसे देते जाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन के समय क्या हो जाता है, वो जो ताप क्या कर रहा था, जो उष्मा जो थी जिसको हम क्या कर रहे थे, वो ताप बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, है ना, उष्मा जो है ताप बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। वो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होता है तो उस समय जो उष्मा जो रहता है वो जो है ताप बढ़ाने के, वो जो है ताप नहीं बढ़ाता, बल्कि क्या होता है, उस उष्मा का जो है उपयोग जो है अवस्था परिवर्तन के रूप में हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और यही जो ताप जो रहता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, यही जो उष्मा जो रहता है जो ताप बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है ना, किंतु क्या होता है, ये जो है अवस्था परिवर्तन के रूप में जो है क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। और ये इस उष्मा का जो है हमको पता नहीं चलता, तो इसी कारण से बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। अब गुप्त उष्मा का यहाँ पर उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि आप क्या करते हैं, गर्म पानी को आप छुओगे, है ना, गर्म पानी को आप छूते हैं तो क्या होता है, गर्म पानी जो है उतना जो है आप जो है जलेंगे नहीं, है ना, गर्म पानी को छुएंगे तो। लेकिन वहीं पर आप जो है देखना, जहाँ पर अगर कुछ चीज़ गर्म किए हैं और उसमें से भाप निकल रही है, तो भाप को क्या करेंगे, आप जैसे ही छुएंगे तो भाप में जो है बहुत ज़ोरदार क्या होगा, आपको जो है जलन होगी। क्यों होगी, इसी गुप्त उष्मा की वजह से होता है, क्योंकि गुप्त उष्मा क्या होता है, जो पदार्थ है ना, कुछ भी जो पदार्थ है, मतलब कुछ द्रव है जिसको आप गर्म कर रहे हैं, तो एक अवस्था दूसरे अवस्था में जैसे ही वो परिवर्तन होता है उसमें, तो यही जो उष्मा जो रहती है, जो उनके ताप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है, वो उष्मा जो है उनके जो है उनकी अवस्था परिवर्तन के रूप में क्या हो जाती है, ये जो है उपयोग हो जाती है और ये ताप बढ़ाने के लिए वहाँ पर जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है ना। इसी कारण से क्या होता है, जो गर्म पानी है उसके बजाय जो वाष्प जो है उससे हमको जो है ज़्यादा जोरदार क्या होती है, जैसे उसमें जलन होती है, जल जाते हैं ना, समझ पा रहे हो, इसी कारण से होता है गुप्त उष्मा के कारण से। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि गुप्त उष्मा जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है गुप्त उष्मा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब गुप्त उष्मा को जो है लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना, ठीक है, एल से दर्शाते हैं इसे। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं गुप्त उष्मा जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है गलन की गुप्त उष्मा और दूसरी जो होती है क्या होती है, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो गलन की गुप्त उष्मा यहाँ पर क्या होती है, हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जब क्या होता है, एकांक द्रव्यमान के पदार्थों को, है ना, उष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रकार दी गई उष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा। ओके, कहने का मतलब ये है कि एकांक द्रव्यमान
के जो पदार्थ हैं, है ना, उनको ऊष्मा देने पर वह जब क्या होती है, ठोस अवस्था से किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया में हम जितनी ऊष्मा देते हैं, ठीक है ना, तो उसी ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ओके, और ये गुप्त ऊष्मा को जो है हम एल से दर्शाते हैं, मतलब लेटेंट एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मात्रा जो होती है वो होती है कैलोरी, है ना, कैलोरी प्रति ग्राम या फिर किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ओके, तो बर्फ़ की जो गलन की जो बर्फ़ की जो है गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की, है ना, मतलब 80 किलो कैलोरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब क्या है कि यदि हम क्या करना चाहते हैं, बर्फ़ का जो 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम बर्फ़ को हम क्या करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो है 1 किलोग्राम जल में अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमको जो है कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 80 किलो कैलोरी हमको जो है ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद जो है, अब यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो और गुप्त ऊष्मा L हो, है ना, तो निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा क्या होगी, Q = ml। ओके, समझ में आया। तो द्रव में ठोस में, है ना, द्रव से ठोस में बदलने के लिए जो है समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है हम जो है गलन की गुप्त ऊष्मा देख रहे थे ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए। अब द्रव से अगर हम ठोस में बदलेंगे तो हम जितना ऊष्मा दे रहे थे उतना ही क्या करेंगे, लेंगे। तब क्या होगा, वो जस्ट उसके विपरीत होगा। समझ पा रहे हो। जैसे कि बर्फ़ से पानी में बदल दिए, तो बर्फ़ से पानी में अगर हम बदल रहे हैं तो ऊष्मा देंगे, है ना। और यदि बर्फ़ से पानी में बदल रहे हैं तो ऊष्मा देंगे, लेकिन है ना, मतलब द्रव से जो है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो द्रव है उसको ठोस में बदलना चाहते हैं, मतलब पानी को हम क्या करना चाहते हैं, ठोस में बर्फ़ में बदलना चाहते हैं, तो ऊष्मा वापस लेंगे ना, तभी तो होगा। समझ पा रहे हो। ठीक, यहाँ तक समझ में आया गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर समझेंगे। तो एकांक, है ना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह से गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि एकांक द्रव्यमान के द्रव को, ठीक है, उनके क्वथनांक मतलब क्या, उबलना, है ना। जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है, कोई द्रव जो है उबलना शुरू करता है, तो एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरीके से क्या करना है, उनको जो है गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली जो ऊष्मा की जो मात्रा होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया। मतलब वाष्प में क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसको बदल रहे हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसको भी जो है हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को एल से दर्शाते हैं, लेटेंट हीट से, है ना। समझ में आया। और वाष्प से द्रव में बदलने के लिए समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें भी जस्ट विपरीत भी हो, इसमें भी होगा। यदि हम क्या कर रहे हैं, द्रव को वाष्प में बदल रहे हैं, तो जितनी ऊष्मा हम दे रहे हैं तो उतना ही जस्ट विपरीत करेंगे। मतलब वाष्प से अगर हम द्रव में बदलेंगे तब भी क्या होगा, उतनी ही जो है हमको ऊष्मा क्या करना पड़ेगा, वहाँ से जो है हमको वापस लेना पड़ेगा। समझ में आया। तो गुप्त ऊष्मा जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, कितने 2 प्रकार की होती है ना। गुप्त ऊष्मा जो है गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया। इसके बाद जो है ये जो है पढ़ने के मामले में ये चैप्टर यहाँ तक समाप्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको जो है PDF अवेलेबल करा दूंगा और आप नोट्स बना लेंगे। और आपको जिस तारीख तक जो है कॉपी कंप्लीट करने के लिए कहा गया है ना, उस तारीख तक आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिए और स्कूल में आकर के जमा करिए और वहाँ पर चेक कराइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।